हूँ आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। मौलानाओं की मौजूदगी में हमारी मौजूदगी है दूर कर रहे हैं ज्यादातर जो हैदराबाद। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। कल के अखबार के पहले पन्ने की सुर्खियां आज हम आपको इस शो में दिखाने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के जनहित की और सबसे पहले दिखाते हैं आज खबरों के मेन्यू में क्या क्या खास है। जनहित की कवर स्टोरी में आज बात नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की। परिवारवाद के खिलाफ मुखर रहने वाली बीजेपी निशांत का स्वैग से स्वागत कर रही है। इंतजार विरासत पर नीतीश के दस्तखत का है। निशांत पर बीजेपी की हां है, लेकिन नीतीश पर संशय बरकरार है। बीजेपी के दो बड़े नेताओं ने नीतीश के नाम पर हामी तो भरी, लेकिन एक और बड़े नेता ने लंगड़ी मार दी है। इन सियासी घटनाक्रमों ने बिहार में सवालों का पहाड़ खड़ा कर दिया है। उधर स्पेशल रिपोर्ट में बात बीजेपी अध्यक्ष पद की रेस की करेंगे। इस बार दक्षिण से 2 नए नाम शामिल हुए हैं, दोनों महिलाएं हैं। अगर ऐसा होता है तो ऐसा पहली बार होगा। क्या बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आई है, रखेंगे कुछ ही देर में आपके सामने। उधर कुदरत के तांडव की तस्वीरों का विश्लेषण भी करने वाले हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों से खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। चमोली में ग्लेशियर टूटने का भी पूरा अपडेट आपके सामने रखने वाले हैं। उधर बेचैनी से बाजार ने अपनी स्थिति बिल्कुल इतर रखी हुई है। आपको बता दें, बीते 5 महीनों की रवायत को बरकरार रखते हुए बाजार आज भी औंधे मुंह गिरा है। निवेशकों के लाखों करोड़ रुपए स्वाहा हो गए हैं। इसको लेकर चिंता किस तरह से बढ़ती हुई चली जा रही है, ये खबर भी रखेंगे आपके सामने। तो चलिए शुरुआत करते हैं जनहित की और सबसे पहले रुख करेंगे बिहार की। बिहार में पिछले कई दिनों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के नाम पर चर्चा चल रही है। मांग हो रही है कि नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत को राजनीति में लेकर आए। नीतीश और निशांत खुद चुप हैं, लेकिन समर्थक और सहयोगी दलों के नेता खूब बोल रहे हैं। बीजेपी अब खुलेआम कहने लगी है कि निशांत की पॉलिटिकल एंट्री पर पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल यह है, क्या नेता बनने के लिए काबिलियत सिर्फ किसी नेता का पुत्र होना ही है? आज यही है जनहित की कवर स्टोरी। एयरपोर्ट के दरवाजे से बाहर निकलते निशांत का ये वीडियो 21 फरवरी का है। निशांत नीतीश कुमार के इकलौते बेटे हैं और इस वीडियो को गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि 49 साल के निशांत की चाल ढाल, चेहरा मोहरा, सब कुछ नीतीश कुमार की तरह है। इस उम्र में नीतीश भी इसी तरह दिखते थे। नीतीश भी राजनीति में बहुत ज्यादा बोलने वाले नहीं माने जाते। ये गुण निशांत को विरासत में मिला है। वो भी मीडिया की लाइमलाइट से दूर रहते हैं, लेकिन इन दिनों उन्होंने मीडिया से दोस्ती बढ़ा दी है। लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। पिताजी को सब जनता वोट करे, फिर से लाए, फिर से एनडीए को सरकार में लाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एनडीए भी घोषित करें। पॉलिटिकल पंडित निशांत के इन बयानों को डिकोड करने में जुटे हैं, लेकिन समर्थक बैनर, पोस्टर और नारों से माहौल को टाइट किए हुए हैं। डिमांड कर रहे हैं, निशांत आइए, जेडीयू को संभालिए। 22 फरवरी को पटना में जेडीयू दफ्तर के बाहर ये पोस्टर लगे तो अटकलों को और हवा मिल गई। और अब जिस तरह से बीजेपी के नेता खुलेआम निशांत के पक्ष में वकालत करने लगे हैं, उसने इन अटकलों को पुख्ता करने की दिशा में कदम आगे बढ़ा दिया है। नीतीश कुमार जी को तय करना है आगे की राजनीति में किनको लाना नहीं लाना, यह उनका व्यक्तिगत फैसला है। हम लोग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरी तरह कंफर्टेबल है। भारतीय जनता पार्टी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? सम्राट चौधरी ने एक दिन पहले एबीपी न्यूज पर यह बयान दिया तो पटना में बीजेपी के बड़े बड़े नेता निशांत के पक्ष में उतर आए, राजनीति में आने की वकालत करने लगे। एकदम आना चाहिए, एकदम आना चाहिए, एकदम आना चाहिए। सभी को राजनीति करने का हक है। किसी को रोकने का किसको अधिकार है? एकदम राजनीति करने का सबको हक है। सत्ता पक्ष के नेता और विधायक खुलकर निशांत की वकालत कर रहे हैं। नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने तो यहां तक कहकर सियासी आग लगाने की कोशिश की कि बीजेपी वाले ही नहीं चाहते कि निशांत राजनीति में आए। निशांत हमारे भाई हैं, उनका आदर है, सम्मान है। हम तो चाहेंगे कि भाई जल्दी आ जाए, नहीं तो भाजपा खा जाएगी जदयू को। जल्दी आना चाहिए, कमान संभालना चाहिए। कुछ संभावनाएं रहेंगी कि शायद बच जाए। बिहार में बजट सत्र की आज शुरुआत हुई है। एबीपी न्यूज की टीम ने बिहार के विधायकों का मन टटोला और निशांत की पॉलिटिकल डेब्यू के पक्ष में रिजल्ट आए हैं।
लोकतंत्र के तपस्वियों को कोई रोकने की औकात नहीं है, किसी की ताकत नहीं है। कोई किसी को नहीं रोक रहा है। ये देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी सबको व्यवस्था दिए हैं और सब व्यवस्था में कायम रहेंगे। वो निशानदार हैं तो ये हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है, हम लोग बहुत खुश हैं। जदयू का मैटर है तो जदयू वाले जानेंगे, भारतीय जनता पार्टी में तो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करती है। और जनता के दिमाग में भी ये बात हो रही है कि बीजेपी वाले ऐसा ही काम करेंगे, नीतीश को खत्म करेंगे। निशांत के राजनीति में आने या न आने का फैसला नीतीश कुमार को लेना है। राजनीति में कई फैसले जनता और समर्थकों के भरोसे छोड़े जाते हैं। क्या पता नीतीश कुमार समर्थकों का मूड जान रहे हों और निशांत के नाम का सियासी चावल पकने का इंतजार कर रहे हों। अब आपके मन में यह सवाल होगा, आखिर तेजस्वी यादव इस कदर निशांत के राजनीति में आने के पक्षधर क्यों हैं? तो इसकी वजह कई हो सकती है, लेकिन एक बड़ा कारण अगर उसकी बात करें तो यह हो सकता है कि तेजस्वी निशांत के नाम की फील्डिंग अभी से ही इसलिए बिछा रहे हैं क्योंकि अभी निशांत राजनीति में आ जाते हैं तो फिर उनकी तुलना तेजस्वी यादव से होगी। तेजस्वी उम्र में उनसे छोटे हैं लेकिन राजनीति में 10 साल सीनियर। ऐसे में जब दोनों की तुलना होगी तो निशांत के सामने यकीनन तेजस्वी यादव भारी पड़ेंगे और आरजेडी फिर इसका पॉलिटिकल माइलेज लेने की पूरी कोशिश करेगी। वैसे निशांत पर लगातार बयान देकर तेजस्वी एक तरीके से बीजेपी और जेडीयू में झगड़ा लगाने की कोशिश भी कर रहे हैं। पॉलिटिकल कॉरिडोर में जिस परिवारवाद के नाम पर नीतीश के बेटे निशांत की सियासी एंट्री को फंसाने की बात की जा रही है, उस परिवारवाद का क्या वाकई बिहार की सियासत में कोई प्रभाव है भी? बिहार के सियासी पन्नों को अगर आप पलटेंगे तो पाएंगे कि यहां तो कहानी बिल्कुल अलग, बिल्कुल इतर है। बिहार में तो पॉलिटिक्स का मतलब ही परिवारवाद है। लालू राबड़ी के उत्तराधिकारी तेजस्वी, कर्पूरी ठाकुर के उत्तराधिकारी केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर, भागवत झा आजाद के उत्तराधिकारी सांसद कीर्ति आजाद, जगन्नाथ मिश्रा के वारिस मंत्री नीतीश मिश्रा। ये तो महज उन लोगों के नाम हैं जो पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे हैं, मौजूदा सियासत में सक्रिय हैं। परिवारवाद का पन्ना पलटेंगे तो शायद ना तो कोई पार्टी बचेगी, ना कोई जिला, ना कोई शहर। निशांत अगर राजनीति में आते हैं तो परिवारवाद के नाम पर नीतीश को घेरा जाएगा या नहीं, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन सवाल ये कि परिवारवाद पर उन्हें घेरेगा कौन? तेजस्वी यादव खुद लालू यादव की विरासत को संभाल रहे हैं और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही साल 2015 में तेजस्वी और तेज प्रताप की सियासी लॉन्चिंग हुई थी। पहली बार तेजस्वी को नीतीश ने ही डिप्टी सीएम बनाया था। बिहार में परिवारवाद की बात करें तो लालू के उत्तराधिकारी आरजेडी में तेजस्वी यादव है। रामविलास की विरासत को एलजेपी में चिराग बढ़ा रहे हैं। हम के संस्थापक जीतन राम मांझी की विरासत बेटे संतोष सुमन के पास है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी परिवारवादी राजनीति से उभरे नेता है। इनके पिता शकुनी चौधरी बिहार के मंत्री रहे हैं। रही कांग्रेस की बात तो राहुल गांधी तो खुद ही गांधी नेहरू परिवार की विरासत को बढ़ा रहे हैं। ऐसे में परिवारवाद बिहार की राजनीति के लिए बहुत हॉट टॉपिक है, ऐसा भी नहीं है। हमारी रिपोर्टर निधि श्री ने पटना में लोगों से बात की जो निशांत की पॉलिटिकल एंट्री के पक्ष में बयान दे रहे हैं। हाल ये है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत की चर्चाएं खूब चल रही हैं। आपको लगता है कि उनको आना चाहिए राजनीति में? देखिए, उसका अपना व्यक्तिगत सोच है कि आना चाहिए, लेकिन वो बहुत अच्छे व्यक्तित्व के इंसान है। माननीय नीतीश कुमार महोदय जी का बेटे हैं वो, और रोजगार सृजन दाता के बेटे हैं। इसलिए माननीय नीतीश कुमार महोदय जी यदि उनको लाने के लिए चाहते हैं तो उसको उतार सकते हैं। हम लोग सपोर्ट में है। ऑब्वियसली बात है कि किसी को यहाँ पे रोक नहीं है। जो अगर नॉलेजफुल आदमी है सभी का स्वागत है, लेकिन बशर्ते आने का मकसद होना चाहिए विकास। हाँ, वो तो मुख्यमंत्री के बेटे हैं तो आ सकते हैं। हम लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं कि अगर निशांत कुमार आते हैं तो हम लोग उनका सपोर्ट करेंगे। तो निशांत का स्वागत करेंगे आप? स्वागत है, वो आए, उनका हम वेलकम करते हैं। बिहार में दर्जनों विधायक और सांसद हैं जो परिवारवादी राजनीति की उपज है, परिवार की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे नेता जेडीयू में भी हैं, बीजेपी में भी हैं, एलजेपी आरजेडी में भी। नीतीश कुमार हमेशा से परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ रहे हैं, कई मायनों में तो बीजेपी से भी ज्यादा हार्डकोर। फिर भी पुत्र मोह में आकर वो निशांत को राजनीति में लेकर आते हैं तो देखिए क्या क्या रिस्क रह सकता है। एनडीए लालू के परिवारवाद पर हमले लायक नहीं रह जाएगा। आरजेडी के खिलाफ परिवारवाद और जंगलराज दो बड़े मुद्दे रहे हैं। नीतीश के थके होने के आरजेडी के आरोप को दम मिल जाएगा।
और ऐसे में नीतीश को सीएम प्रोजेक्ट करना बेमानी हो जाएगा। वैसे नीतीश कच्ची कौड़ियां नहीं खेलते। हो सकता है स्मार्ट मूव बनाए, चुनाव के बाद निशांत की एंट्री करवाएं, तब निशांत के पास भी प्रोजेक्शन के लिए 2030 तक का वक्त रहेगा। अभी मैंने आपको बताया था कि हो सकता है नीतीश सीएम बनने के बाद निशांत को एंट्री दे, लेकिन राजनीति अनिश्चितताओं के खेल है। क्या गारंटी है कि बिहार में एनडीए की ही सरकार बनेगी? क्या गारंटी है कि बन भी गई तो नीतीश ही लाडले मुख्यमंत्री होंगे? ये सवाल मैं नहीं उठा रही, बल्कि ये सवाल आज खुद बिहार की चुनावी हवा में फैले हुए हैं। पहला बयान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। एनडीए एक साथ मिलकर 2025 का चुनाव लड़ेगा। 25 के बाद भी वही मुख्यमंत्री रहे, आज भी और कल भी रहेंगे। दूसरा बयान प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल। स्लोगन ही है हमारा बैकड्रॉप का कि 2025 फिर से नीतीश। तीसरा बयान मंत्री प्रेम कुमार। विधायकों की सहमति से जाकर के आने वाले समय में पार्टी तय करेगी। 1, 2, 3 बिहार में बीजेपी के तीनों बड़े नेता हैं। तीनों के बयान ने एक बार फिर सवालों का पिटारा खोल दिया है। सवाल उठा दिया है कि बीजेपी में इतना कंफ्यूजन क्यों है? एक लाइन में पार्टी के नेता क्यों नहीं बोल रहे कि चुनाव में एनडीए की जीत हुई तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे? 96 में गठबंधन हुआ, तब से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी लड़ते रही, चाहे वो 2000 में हो, और आज भी 46 सीटें उनके पास है और हमारे पास 85 सीटें हैं। इसके बावजूद हमारा नेतृत्व नीतीश कुमार जी का, उनके कुशल नेतृत्व को कोई चैलेंज नहीं है। पहले भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। सम्राट चौधरी ने गुरुवार को एबीपी न्यूज के कैमरे पर ही बयान दिया, लेकिन शब्दों का ऐसा माया जाल बिछाया जिसने कंफ्यूजन को कायम रखने का मौका दे दिया। अब इसे बिहार के मंत्री प्रेम कुमार ने अपने बयान से नया मोड़ दे दिया। परिणाम जब आएंगे तो निश्चित तौर पर मतलब विधायकों की सहमति से जाकर के आने वाले समय में पार्टी तय करेगी, जाकर एनडीए के लोग नेता तय करेंगे। जाकर पार्टी का हाई कमान हमारा जो है वो निर्णय लेता है। जो पार्टी हाई कमान का आदेश होगा हम पालन करेंगे। ये तो सामान्य प्रक्रिया है। सत्ता की पॉलिटिकल साइंस समझने वाला हर व्यक्ति जानता है कि विधायक दल में नेता चुनने की प्रक्रिया होती है, लेकिन जो ध्रुव सत्य है वो ये कि मुख्यमंत्री का फैसला पार्टी का नेतृत्व करता है। बिहार में बीजेपी अकेले प्लेयर नहीं है, इसलिए नीतीश के नाम का फैसला बीजेपी का संसदीय बोर्ड तो नहीं ही करेगा। सवाल ये है कि नीतीश ही सीएम होंगे तो फिर बीजेपी वाले साफ साफ बोलने से बच क्यों रहे हैं? अब बोले कि चयन का प्रक्रिया भी बताइए, तो मैंने कहा चयन का प्रक्रिया तो अपना बोर्ड करती है, लेकिन 2025 फिर से नीतीश। तो 25 चुनाव के बाद भी क्या नीतीश कुमार सीएम बने रहेंगे? ये सवाल है। एकदम रहेंगे। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने कहा, मेरे लाडले नीतीश। दिलीप जायसवाल भी गोल गोल घुमाने के माहिर हो चुके हैं। कभी संसदीय बोर्ड तय करेगा तो कभी स्लोगन का हवाला। सवाल तो यह है कि बीजेपी का नेतृत्व कहीं कुछ और तो नहीं सोच रहा। ये सवाल इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि पिछले दिनों नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने कैमरे पर आकर मांग रखी थी कि एनडीए पिताजी को नेता घोषित करे। एनडीए भी घोषित करें और हमारे जेडीयू भी कार्यकर्ता सारे नेता सब मिलकर घोषित करें। एनडीए भी घोषित, सीएम है और सीएम के उनके नेतृत्व में हमारी सरकार बने, फिर से विकास का क्रम जारी रखें। अगर सीएम के नाम को लेकर कोई पेच नहीं है तो फिर निशांत जैसे गैर राजनीतिक व्यक्ति को कैमरे पर आकर इस तरह की बात कहने की जरूरत क्यों है? जेडीयू के सामने महाराष्ट्र का अतीत आईने की तरह है। आरजेडी के नेता बार बार शिंदे का नाम लेकर नीतीश की पार्टी को डराने की कोशिश करते हैं, साथ आने का ऑफर देते हैं। जदयू के कुछ नेता हैं जो पहले बीजेपी में रहे हैं और बीजेपी के लिए खेला करने के लिए वो राष्ट्रीय स्तर का कुछ पदाधिकारी भी बन गए। कब कब्जा कर लेंगे जदयू पर कोई ठीक नहीं है। दूसरा एकनाथ शिंदे नीतीश बाबू होने जा रहे हैं। पिछले साल महाराष्ट्र का चुनाव हुआ तो सीएम का चेहरा तत्कालीन सीएम एकनाथ शिंदे थे, लेकिन नतीजों के बाद बीजेपी के नंबर ज्यादा आए तो फडणवीस को बीजेपी ने सीएम बनाया। ये थ्योरी जेडीयू को परेशान करती है, लिहाजा पार्टी के नेता चाहते हैं कि ऐलान खुल्लम खुल्ला सबके सामने होना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार जी ने कभी कृपा की राजनीति नहीं की है।
उनको ताकत हमेशा जनता ने दी है कि नीतीश कुमार जी अभी मुख्यमंत्री हैं और आने वाले चुनाव में जनता के आशीर्वाद से फिर से मुख्यमंत्री के रूप में सेवा करेंगे। वैसे एक बात हम दर्शकों को याद दिला दें कि 24 तारीख को पीएम जब बिहार गए थे तब उन्होंने नीतीश को लाडला सीएम जरूर कहा था, लेकिन भविष्य के प्लान से पर्दा नहीं उठाया था। बिहार के लोकप्रिय एवं बिहार के विकास के लिए समर्पित हमारे लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। बिहार में चुनाव तो साल के अंत में है, लेकिन सवाल अभी से शुरू है। नीतीश को सीएम की कुर्सी चाहिए। यहाँ ये नहीं भूलना चाहिए कि 2020 में बीजेपी से जब जेडीयू की सीट कम आई तब बीजेपी ने नीतीश को ही सीएम बनाया था, लेकिन 5 साल में गंगा में काफी पानी बह चुका है, इसलिए सवालों का पहाड़ खड़ा है। आगे आगे देखिए होता है क्या। बिहार में चुनावी बयार के बीच जातीय गणित को साधने की शुरुआत भी हो गई है। हम के संस्थापक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने आज पटना में एक दलित समागम किया। यह एक तरह से वोट समागम था, जिसमें सीएम नीतीश कुमार से लेकर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी तक शामिल हुए। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दलित समागम के मंच पर पहुंचे। कार्यक्रम के आयोजनकर्ता और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी से नीतीश ने गर्मजोशी से मुलाकात की। मांझी के बेटे और बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन दूर खड़े थे। नीतीश ने उन्हें भी अपनी तरफ खींचकर मजबूत सियासी रिश्तों का संदेश दिया। इसके बाद संतोष सुमन की तारीफ से सीएम नीतीश कुमार और मंत्री विजय चौधरी को रस्म अदायगी वाला पटका पहनाया गया। फिर नीतीश सीधे माइक थामने चले गए। जो कुछ कहा शब्दशः सुनिए। बधाई देने के लिए आए हैं, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बधाई देकर के अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मात्र 18 सेकंड में नीतीश कुमार ने अपने भाषण को खत्म कर दिया। रिश्तों में गर्मजोशी की जो तस्वीरें शुरुआत में दिखाई दे रही थी, उस पर 18 सेकंड का सवाल भारी पड़ने लगा। नीतीश के 18 सेकंड के भाषण पर सियासी सवाल सुलगेंगे, इसका अंदेशा शायद मंच पर मौजूद नेताओं को भी था। जब नीतीश जा रहे थे तो मंच से ही वजह दूसरे कार्यक्रम में शामिल होना बताया गया। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, उनका कुछ विशेष काम से जाना है। सवाल ये है कि नीतीश 5 मिनट ही क्यों रुके? क्या नीतीश के मन में कोई पुरानी टीस है या फिर ये महज एक इत्तेफाक? यहाँ समझने वाली बात यह है कि 2014 में जब नीतीश कुमार ने सीएम पद से इस्तीफा दिया था तब मांझी को ही उस कुर्सी पर बिठाया था और तब से ही नीतीश और मांझी के रिश्ते बनते बिगड़ते रहे हैं। नीतीश ने मांझी को कुर्सी पर बिठाया था, बाद में कुर्सी खाली करने की बात कही। जब ये नौबत आई तो मांझी ने खुद को नीतीश कुमार के रास्ते से अलग कर लिया, कई बार कटु बयान भी दिया। लेकिन आज बहुत सारे सवाल इस मंच से उठे हैं। अब आगे आने वाले वक्त में क्या पड़ेगा असर, रहेगी हमारी नजर। बिहार से लेकर आते हैं राजधानी दिल्ली, जहां विधानसभा में बीजेपी सरकार ने केजरीवाल और आतिशी सरकार पर सीएजी की दूसरी रिपोर्ट भी आज खोल दी। पहली रिपोर्ट शराब नीति पर थी, दूसरी रिपोर्ट हेल्थ मॉडल में कथित गड़बड़ियों का चिट्ठा खोला गया। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के हाथ में ये जो पीला पन्ना देख रहे हैं, वो सीएजी का वो दस्तावेज है जिसमें राजधानी की सेहत के कथित काले कारनामे दर्ज हैं। 240 पन्नों की इस रिपोर्ट ने दिल्ली के हेल्थ सिस्टम की सेहत का लेखा जोखा सामने रख दिया है। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के जिस हेल्थ मॉडल का जमकर प्रचार किया था, उन दावों को इस रिपोर्ट ने झुठला दिया है। ये रिपोर्ट अध्यक्ष जी उनके इस दावे की जो पोल है उसको खोलती है और जो उनके दावे हैं उसको तार तार करती है अध्यक्ष जी। वो निश्चित तौर के ऊपर एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार की तरफ इंगित होता है। हेल्थ सेक्टर से जुड़ी जिस रिपोर्ट के जरिए बीजेपी तत्कालीन केजरीवाल सरकार को घेर रही है, आखिर उसमें ऐसा क्या है, संक्षिप्त में जान लीजिए। 11 साल में दिल्ली में मात्र 3 अस्पताल बने। इन 3 अस्पतालों के निर्माण में देरी से 382 करोड़ का अतिरिक्त खर्च आया। कोविड-19 के लिए मिले 791 करोड़ में से 205 करोड़ रुपए खर्च ही नहीं हुए। एलएनजेपी जैसे बड़े अस्पताल में भी सर्जरी के लिए 6 महीने का इंतजार करना पड़ता है। सरकारी अस्पतालों में 8000 से ज्यादा पद अभी भी खाली हैं। इसके अलावा कई अस्पतालों में आईसीयू और एम्बुलेंस नहीं है। कई मोहल्ला क्लिनिक में टॉयलेट तक नहीं है।
आप सरकार के दौर की हेल्थ रिपोर्ट जब सदन में पेश हो रही थी तो आपके विधायक बर्खास्तगी की वजह से सदन में मौजूद नहीं थे। सीएजी की सारी रिपोर्ट आप सामने रखिए, टेबल क्यों नहीं कर रहे हैं सारी रिपोर्ट? विपक्ष को भी उस पर अपनी बात रखने का मौका दीजिए। सदन से सबको निष्कासित करके, ये पहली बार हो रहा है भारतीय राजनीतिक इतिहास में कि सदन के अंदर आज विपक्ष के सभी विधायकों को घुसने तक नहीं दिया जा रहा है। हेल्थ विभाग से जुड़ी कैग रिपोर्ट का अभी सिर्फ पहला हिस्सा है। दूसरा हिस्सा खुद स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह सोमवार को सदन में रखेंगे। वित्तीय अनियमितताओं को लेकर पाई पाई वसूलने का ऐलान पहले ही हो चुका है। इस सब की इंक्वायरी होगी। आपके चैनल के माध्यम से ये विश्वास दिलाऊंगा कि इंक्वायरी भी होगी, जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा उस पर उचित कार्रवाई होगी और रिकवरी भी होगी। इससे पहले दिल्ली में बीजेपी सरकार शराब नीति पर भी कैग रिपोर्ट पेश कर चुकी है, जिसमें कई अनियमितताओं की बात सामने आई थी। दिल्ली विधानसभा का सत्र 3 मार्च तक बढ़ाया गया। कुल 14 कैग रिपोर्ट पेश होनी है, यानी दिल्ली के दंगल में अभी कई और सियासी बवंडर सामने आने बाकी है। कल से नया महीना शुरू हो रहा है। खबर है कि मार्च महीने में बीजेपी को नया अध्यक्ष मिल जाएगा। बीते कल हमने बीजेपी अध्यक्ष की रेस में 5 नाम बताए थे। आज 2 नए नामों की एंट्री हुई है। दोनों ही महिलाएं हैं और ये दोनों ही नाम बेहद चौंकाने वाले हैं। बीजेपी में अध्यक्ष की रेस जारी है। इन 5 चेहरों पर सियासी चर्चा चल रही है। संघ और बीजेपी के सूत्रों ने एक नई थ्योरी को जन्म दिया। सूत्रों का मानना है कि बीजेपी ने जिस तरह से दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री बनाकर नई सियासत की शुरुआत की, पार्टी किसी महिला को अध्यक्ष की कमान सौंप सकती है। अध्यक्ष की रेस में जो चौंकाने वाला नाम सामने आया वो वानती श्रीनिवासन का है। इस नाम को सुनकर आप भले ही चौंक गए होंगे, लेकिन बीजेपी के लिए ये नाम नया नहीं। वानती श्रीनिवासन बीजेपी की पुरानी नेता हैं। मौजूदा वक्त में पार्टी में महिला मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। वानती श्रीनिवासन तमिलनाडु की रहने वाली हैं। जिस वक्त वो तमिलनाडु में पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष थी, उसी समय नेतृत्व ने उन्हें महिला मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी थी। 2020 में उन्हें यह पद दिया गया था। अभी पिछले हफ्ते जब दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता यमुना आरती करने पहुंची, तब उनके बगल में वानती नजर आई थी। वानती श्रीनिवासन ने 1987 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अपने सियासी करियर की शुरुआत की थी। 55 साल की वानती पेशे से वकील हैं। जिस वक्त तमिलनाडु में बीजेपी का कोई नामलेवा नहीं था, उस वक्त वो प्रदेश में बीजेपी का झंडा उठा चुकी थी। तमिलनाडु के कोयम्बटूर की रहने वाली हैं। वानती 1993 से ही बीजेपी से जुड़ी है। कोयम्बटूर साउथ से अभी विधायक है। 2021 में अभिनेता कमल हसन को हराया था। पार्टी की प्रदेश कमेटी में सचिव, महासचिव, उपाध्यक्ष रह चुकी हैं। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की अभी सदस्य हैं। वानती का नाम रेस में इसलिए आया है क्योंकि एक तो वो साउथ इंडिया से है और दूसरा पार्टी का बड़ा महिला चेहरा है। बीजेपी का इस वक्त फोकस दक्षिण भारत माना जा रहा है। ऐसे में पार्टी इनके नाम पर गंभीरता से विचार कर सकती है। भारत माता की। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि तमिलनाडु में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने अभी से तमिलनाडु की कमान संभाल ली है। 2 दिन पहले ही उन्होंने तमिलनाडु का दौरा किया, कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए चार्ज किया। तमिलनाडु के अंदर एनडीए की सरकार बनाने के लिए अपनी कमर कस ले। दक्षिण भारत में 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। यहाँ लोकसभा की 132 सीटें हैं। यहाँ से कई राज्यों में बीजेपी को खाता खोलने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। 2019 में एनडीए को 31 और 2024 में 50 सीटों पर जीत मिली, वो भी तब जब आंध्र में चंद्रबाबू नायडू का साथ मिला। तमिलनाडु, केरल जैसे राज्यों में बीजेपी के पास कैडर तो है, संघ का मजबूत साथ भी है, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी चुनावी सफलता का स्वाद नहीं चख पा रही। यही वजह कि बीजेपी दक्षिण पर दांव लगाने की रणनीति बना रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद की रेस के लिए एक और महिला नेता का नाम सामने आया है और वो हैं डी पुरंदेश्वरी। पुरंदेश्वरी आंध्र बीजेपी के अध्यक्ष हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुकी हैं और पिछले साल उनका नाम लोकसभा स्पीकर के लिए भी चर्चा में आया था।
पुरंदेश्वरी को साउथ की सुषमा स्वराज कहा जाता है। आंध्र के सीएम चंद्रबाबू नायडू की रिश्तेदार, लेकिन अध्यक्ष की रेस में पुरंदेश्वरी का दाव इसलिए कमजोर पड़ सकता है क्योंकि उनका बीजेपी से नाता बहुत पुराना नहीं। 2014 में वो बीजेपी में आए। बीजेपी में अध्यक्ष बनने के लिए कम से कम 15 साल पुराना होना जरूरी है। मतलब ये कि इन दो महिला नेताओं में पुरंदेश्वरी पर वानती का दावा भारी है। लेकिन अगर अध्यक्ष पुरुषों में से चुनना हुआ तो फिर बीजेपी शिवराज सिंह चौहान, भूपेंद्र यादव सहित इन 5 चेहरों पर विचार करेगी। इसमें उत्तर और दक्षिण दोनों का हिसाब किताब है। नफा नुकसान देखने की कोशिश करेगी। सूत्रों की माने तो मार्च महीने में बीजेपी को नया अध्यक्ष मिल सकता है। चर्चा होली से पहले नए अध्यक्ष के चुनाव की हो रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए जरूरी ये है कि देश के आधे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर वहां पर संगठनात्मक चुनाव हो चुका हो, और फिलहाल अब तक देश के 36 में से 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में ही संगठनात्मक चुनाव पूरा हुआ है। हालांकि उम्मीद ये की जा रही है कि मार्च के शुरुआती हफ्तों में ही 6 और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में संगठनात्मक चुनाव पूरा हो जाएगा, जिससे कि ये कोरम पूरा हो सकता है। ऐसे में उन राज्यों में जहां अगले साल तक विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां पर प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव पहले संपन्न करवाया जा सकता है। अध्यक्ष पद की रेस में महिलाओं का नाम सामने आ रहा है और अगर ऐसा होता है कोई महिला अध्यक्ष चुनी जाती है तो फिर 1980 में बनी बीजेपी में पहली बार ऐसा होगा। आगे बढ़ते हुए अब वक्त हो गया है जनहित स्पेशल का। उत्तराखंड के चमोली में सुबह अचानक ग्लेशियर टूट गया। इसके बाद बर्फ का बड़ा हिस्सा सड़क बनाने के काम में लगे मजदूरों के ऊपर आ गया। सुबह से 57 मजदूरों को बचाने का अभियान चल रहा है। अब तक 33 लोगों को बचाया गया है। देवभूमि में बर्फ से लदी इन सफेद वादियों में सेना देवदूत बनकर उतरी। काल बनकर आई सफेद बर्फ ने 57 जिंदगियों को कैद कर लिया था। जब मौत सामने थी तब इन जाबाजों ने मोर्चा संभालकर अपना परचम दिखाया। तस्वीरें उत्तराखंड के चमोली जिले की हैं, जहां सुबह 7:15 बजे का वक्त हो रहा था। बद्रीनाथ और तिब्बत की सीमा से सिर्फ 26 किलोमीटर दूर माणा गांव के बीच 57 मजदूर मौजूद थे, जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कैंप में थे। इसी दौरान अचानक ग्लेशियर टूटने से भारी तबाही मच गई और इस दुर्घटना में 57 मजदूर बर्फ के नीचे दब गए। इन तस्वीरों को देखकर पता चल रहा है कि बचाव अभियान कितना मुश्किल है। लगातार बर्फबारी हो रही है। भारी बर्फ के बीच सेना के जवान मजदूरों को बाहर निकालने में जुटे हैं। बर्फ हटाने वाली गाड़ियों से पहले रास्ता साफ किया जा रहा है और पीछे पीछे जवान घायल मजदूरों को लेकर बाहर निकल रहे हैं। The operations are ongoing and all resources are focused on saving lives. उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 57 मजदूरों को जल्द से जल्द रेस्क्यू करने के लिए बैठक की, जबकि गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा कि हादसे में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालना ही हमारी प्राथमिकता है। क्योंकि यहाँ से लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी जो भी हमारे उसमें मजदूर भाई फंसे हुए हैं, श्रमिक फंसे हुए हैं, काम करने वाले, उन सभी को जल्दी बाहर निकाला जाए। सेना को आधी से ज्यादा कामयाबी मिल चुकी है। मौसम खराब होने के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन को रोकना पड़ा। कल सुबह एक बार फिर ऑपरेशन शुरू होगा, यानी अभी इस मिशन को अंजाम तक पहुंचाने की जंग बाकी है। बर्फबारी के कारण रोकना पड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। कल हम उनको सुरक्षित निकाल पाएंगे। सेना ने बीआरओ, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ मिलकर जिस तरह से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अब तक अंजाम दिया है, उससे उम्मीद की जानी चाहिए कि कल सुबह बाकी फंसे मजदूर भी सुरक्षित निकाल लिए जाएंगे। अभी जो आपने देखा वो तो महज बर्फ की तबाही का एक ट्रेलर भर था। फरवरी खत्म होते होते सबको लगा कि अब ठंड जा चुकी है, लेकिन कहानी उल्टी पड़ गई। मैदानी इलाकों में आज ठंड महसूस हुई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पहाड़ों पर बर्फ गिरी है। उत्तराखंड, हिमाचल, कश्मीर, ये वो पहाड़ी इलाके हैं जहां कुदरत ने दिसंबर का महीना इस वक्त याद दिला दिया। कहीं सीने तक जमी बर्फ से लड़ाई। ये है जनाब अली सूरत हाल आज 28 फरवरी 2025 को
यहाँ पुलिस पोस्ट मेनामर्ग के। रास्ता इस तरह से बनाना पड़ रहा है इस वक्त। कहीं अचानक बर्फ काल बनकर आई। वो देखो आ रहा है, तुमको दिख रहा है? आई डोंट नो। शिट, लेफ्ट में देखो। शिट। ये दो तस्वीरें पहाड़ों में बर्फ की खतरनाक स्थिति को दिखाने के लिए हमने आपके सामने रखी। एक तरफ लद्दाख में पुलिस पोस्ट जहां सीने तक बर्फ जमी है, दूसरी तरफ लद्दाख के ही करगिल में कमर तक जमी बर्फ में जिंदगी की जंग। बर्फ ऐसे बेतरतीब गिरी कि हिमाचल के लाहौल में नाले के पानी में बर्फ का हिस्सा मिल गया। अब नाले में ग्लेशियर बह रहा है। आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा, ना तो अभी दिसंबर है, न सर्दियों से भरी जनवरी, महीना है फरवरी, वो भी आखिरी दिन। अमूमन अभी पहाड़ों में भी बर्फ नहीं मिलती, लेकिन आज तस्वीरें अलग हैं। चाहे हिमाचल का लाहौल स्पीति हो, चंबा हो, शिमला, मनाली या उत्तराखंड का उत्तरकाशी, केदारनाथ और कश्मीर का कुलगाम, तस्वीरें एक सी हैं। फरवरी के अंत में बर्फ 3 राज्यों पर भारी पड़ गया। ये राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर। चलिए अब आपको एक एक कर तीनों राज्यों की तस्वीरें दिखाते हैं। शुरुआत कश्मीर से। मध्यम मध्यम गिर रही ये बर्फ कुछ घंटों के अंदर जम्मू कश्मीर के डोडा को सफेद रंग से भर गई। घर की छतों से लेकर वादियों के पेड़ और जमीन बर्फ से पटे पड़े हैं। और अब आते हैं दूसरी तस्वीर पर। जम्मू से 150 किलोमीटर से भी कम की दूरी पर यह बर्फ गिरी। रामबन में बिजली के तार से लेकर हर वो चीज जो बर्फ के सीधे संपर्क में आई वो जम गई। सड़कें भी जाम हैं, गाड़ियां रुकी हुई हैं, लिहाजा वहां से बर्फ हटाने के लिए बुलडोजर से लेकर दूसरी हैवी लोड गाड़ियों की मदद ली जा रही है। घाटी के सोनमर्ग, जोजिला, मिनीमर्ग जैसे इलाकों पर बर्फ का कब्जा हुआ तो श्रीनगर लेह हाईवे को भी बंद करना पड़ा। 55 दिनों के बाद लौटी बर्फ ने श्रीनगर को भी नहीं छोड़ा। जो आखिरी बर्फ गिरी थी श्रीनगर में वो 4 जनवरी को गिरी थी और उसके बाद से लगातार जो है खुश्क मौसम बना हुआ था, जिसके बाद जल संकट तक होने की जो नौबत आ चुकी थी। करीब 55 दिन के अंतराल के बाद आखिर कुदरत कश्मीर घाटी पर एक बार फिर मेहरबान हो गई। चौथी तस्वीर लद्दाख के द्रास की है। 48 घंटे में यहाँ 30 फीट बर्फ गिरी। हालांकि यहाँ बर्फ से स्थानीय लोगों के चेहरे खिले हैं। सब्जी बेचने वाले भी खुश हैं और सब्जी खाने वाले बच्चे भी खुश हैं। हाँ, लेकिन गाड़ियों के लिए अभी आगे जाने का रास्ता नहीं है। लद्दाख से होते हुए अब हिमाचल प्रदेश की ओर चलते हैं। तो देखिए तस्वीर नंबर 5 जो लाहौल स्पीति से आई है। लोगों के घुटने तक बर्फ जमी है, जिसे अब धीरे धीरे निकाला जा रहा है। हिमाचल का लाहौल स्पीति वहाँ का सबसे ठंडा रीजन माना जाता है। आज वहाँ बर्फ भी उसी तर्ज पर गिरी। शिमला और मनाली गए पर्यटकों का भी पैसा वसूल हुआ। बर्फ की उम्मीद को दरकिनार कर लोग वहां घूमने गए, लेकिन आसपास के इलाकों में सभी को बर्फबारी मिली। हालांकि एक जगह पर टूरिस्ट फंस भी गए थे, जिन्हें हिमाचल प्रदेश की पुलिस की मदद से निकाला गया। शिमला से 362 किलोमीटर दूर चंबा के पहाड़ भी बर्फ के कब्जे में है। आप कह सकते हैं कि सिर्फ जगह बदली, हालात शिमला वाले ही हैं। यहाँ की नौर में तो रास्ते में ग्लेशियर आ गया था, जिसकी वजह से नेशनल हाईवे नंबर 5 को बंद करना पड़ा। हिमाचल से निकलकर अब आपको उत्तराखंड लेकर चलते हैं, जहां से आई तस्वीर नंबर 8 आपके सामने है। जगह है चक्राता, जो देहरादून से महज 85 किलोमीटर दूर है। जनवरी के बाद जब यहाँ बर्फ गिरी तो लोग छाता लेकर इसका लुत्फ उठाने निकले थे। बर्फ के मजे भी हैं, मुश्किलें भी। मुश्किलें आपको तस्वीर नंबर 9 में दिखेंगी। जगह है उत्तरकाशी, उत्तराखंड का वो इलाका जो अपने धार्मिक पर्यटन के लिए जाना जाता है। ऐसा लग रहा है मानो यहाँ के मंदिरों के गुंबद बर्फ से ही बने हों। 3 राज्यों से आई एवलांच और बर्फबारी की ये 9 तस्वीरें पहाड़ों में बदलते मौसम की तस्दीक कर रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक भूमध्य सागर में कम दबाव का तूफान बनने की वजह से ये हालात बने। हालांकि ये स्थिति कल तक ठीक होने की संभावना है। मौसम का ये ऊट पटांग रूप सिर्फ बर्फबारी तक सीमित नहीं है। हिमाचल वालों को तो आज मॉनसून की याद आ गई। पहली तस्वीर, कुदरत के आगे बेबस खड़ी कार और उसे चीर कर बह रहा पानी। दूसरी तस्वीर, तबाही के बाद मलबे में दबी कार और उसे निकालने की कोशिश। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में नदी और नालों के पानी से लड़ती गाड़ियों की ऐसी तस्वीरें अमूमन जुलाई अगस्त के महीने में दिखती थी, लेकिन कुदरत ने ऐसी करवट ली कि गाड़ियां पानी में इस तरह फंस गईं। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 3 दिन से बर्फबारी और निचले इलाकों में भारी बारिश हो रही है। कुल्लू के निचले इलाकों में 24 घंटे तक बारिश हुई तो वहां के होटलों के अंदर भी पानी घुस गया।
इधर मनाली में बर्फ और बाढ़ के गठजोड़ का तांडव दिखा। सड़क के दोनों तरफ बर्फ और बीच में पानी। अब जिसको गाड़ी चलानी है वो पानी से दो हाथ करे। हिमाचल में इस वक्त 3 नेशनल हाईवे समेत 200 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। पहाड़ों में बर्फ और बारिश का कहर हुआ तो जम्मू कश्मीर के कठुआ में 11 जिंदगियां पानी के बीच फंस गईं। एनडीआरएफ ने इन लोगों का रेस्क्यू किया। बारिश के बाद नदियां और नाले उफान पर हैं। इस समय हम उज दरिया पर हैं और तस्वीरें आप उज दरिया की देख रहे हैं। यहाँ पर 11 जिंदगियां इस तेज पानी के बहाव में यहाँ पर फंस गई हैं। बताया जा रहा है कि एक्सप्रेस वे के निर्माण में लगी एजेंसी की ये लेबरर्स हैं और 11 लोग इस तेज पानी के बहाव में बीचों बीच यहाँ पर फंसे हुए हैं। बारिश और बर्फ का ही असर है कि मैदानी इलाकों में आज ठंड महसूस हुई। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में बारिश का अनुमान लगाया है। और अब खबर खुदकुशी की, एक ऐसी जिसने हर किसी को स्तब्ध कर दिया। आगरा में एक सॉफ्टवेयर कंपनी के मैनेजर ने सुसाइड कर लिया। तरीका वही था, पहले गले में फंदा डालकर वीडियो बनाया, पति पर बेवफाई रुसवाई के इल्जाम लगाए, फिर अपनी जिंदगी खत्म कर ली। लेकिन आप इतने भर से किसी नतीजे पर मत पहुंचिए। ये सुसाइड बेंगलुरु वाले सुसाइड से अलग है। मेरे माँ बाप को बिल्कुल टच मत करना। डोंट टच माय पेरेंट्स। गले में साड़ी का फंदा, दूसरा सिरा ऊपर पंखे पर। आगरा के मानव शर्मा का ये आखिरी वीडियो है जो उसने 24 फरवरी को बनाया था। कोई आदमी बच्चे का ही नहीं जिसके ऊपर तुम इल्जाम लगा सको। और 6 मिनट 57 सेकंड का वीडियो बनाने के बाद मानव शर्मा ने वही किया जिसकी उसने तैयारी कर रखी थी। घर के पंखे से लटक गया। मर्दों का सोचो, प्लीज सोचो, प्लीज सोचो मर्दों का। अरे मर्दों के बारे में कोई तो बात करे। अब थोड़ा फ्लैशबैक में चलें। 9 दिसंबर को बेंगलुरु में इंजीनियर अतुल सुभाष ने भी सुसाइड से पहले ऐसा ही एक वीडियो बनाया था। ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए। अतुल ने पत्नी पर टॉर्चर के आरोप लगाए थे। बाद में ऐसे और भी केस आए। देश में बहस भी शुरू हुई कि पुरुष प्रताड़ना पर सख्त कानून क्यों नहीं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, कुछ कड़ी टिप्पणियां भी हुई। लेकिन अतुल सुभाष और मानव शर्मा की खुदकुशी में कॉमन फैक्टर 2 ही है। पहला, दोनों ने पत्नी पर परेशान करने का इल्जाम लगाया। दूसरा, दोनों ने ही आरोप लगाया कि पतियों की कोई सुनवाई नहीं है। द लॉ नीड्स टू प्रोटेक्ट मेन। कोई आदमी बच्चे का ही नहीं जिसके ऊपर तुम इल्जाम लगा सको। संयोग से अतुल सुभाष और मानव दोनों की पत्नियों के नाम निकिता है। मानव और निकिता की शादी जनवरी 24 में हुई थी, लेकिन दोनों में शुरू से नहीं बन रही थी। 23 फरवरी को दोनों मुंबई से आगरा लौटे थे। निकिता को आगरा में उसके घर छोड़कर मानव अपने घर चला गया और 24 फरवरी की सुबह खुदकुशी कर ली। 3 दिन बाद मोबाइल अनलॉक हुआ तो उसमें ये वीडियो मिला। इस पर परिवार थाने पहुंचा। निकिता और उसके परिवार के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करा दी। इस वीडियो में ये बात सामने आई कि उनके और उनके निजी जीवन में अपनी पत्नी के साथ जो कोई तनावपूर्ण संबंध थे, उस तनावपूर्ण संबंध के कारण उन्होंने अपनी जीवन यात्रा खत्म कर दी। सुसंगत धारा में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई हम कर रहे हैं। लेकिन अभी तक आपने जो देखा और सुना वो अधूरा सत्य है। पूरा सत्य जानने के लिए आपको निकिता को भी सुनना चाहिए। मानव के वीडियो का जवाब निकिता ने भी एक वीडियो बनाकर दिया है। इसे पूरा सुने। मेरा वो पास्ट था, जो भी सारी चीजें थी वो शादी से पहले की थी। शादी के बाद की कोई भी बात नहीं थी। और ये वाली बात सुन के, वो ड्रंक भी बहुत करते थे, ये वाली बात सुन के उन्होंने हल्ला मचाना स्टार्ट किया, अपने आप को हार्म किया। 2 बार 3 बार फांसी लगाने का ट्राई किया। मैंने 3 बार बचाया उनको, फांसी का फंदा काटा है उनका। मेरे को खुशी खुशी घर पे छोड़ के गए और उसी रात में उन्होंने वो सब कर लिया। मुझे भी मारते थे, मुझे भी गुस्से में ड्रंक करके धक्का मुक्की, हाथ काटना, सारी हरकतें करते थे उस टाइम पे वो। अगर निकिता के इस बयान का निचोड़ निकाले तो ये है कि मानव को शराब की लत थी जो डिप्रेशन देती थी। एक्स बॉयफ्रेंड को लेकर मानव मारपीट करता था। मानव खुद जिंदगी से हार मानने वाला इंसान था। मानव कई बार सुसाइड की कोशिश कर चुका था। मानव के पहले भी खुदकुशी की कोशिश करने की पुष्टि खुद मानव ने भी अपने आखिरी वीडियो में की। I have always been a quitter. I have always मैंने सुसाइड पहले भी अटेम्प्ट किया हुआ है बहुत सारा। इस पूरी घटना में आगे बस ये है कि मानव का परिवार संतुष्ट नहीं, वो पूरी जांच चाहता है। वहीं पुलिस निकिता का बयान दर्ज करने उसके घर पहुंची तो वहां ना तो उसे निकिता मिली, ना ही परिवार का कोई मिला।
आगरा की मानव और निकिता की कहानी बेंगलुरु के अतुल और निकिता और दिल्ली के पुनीत और मनिका की कहानी से थोड़ी अलग जरूर है, लेकिन असल सवाल इससे कहीं बड़ा है कि आजकल नए शादीशुदा जोड़ों में असहिष्णुता का ग्राफ ऊंचा क्यों हो रहा है और रिश्ते इस तरह से क्यों खत्म हो रहे हैं, खुदकुशी की तरफ पुरुष क्यों कदम बढ़ा रहे हैं। कुछ समय पहले असहिष्णुता शब्द देश की राजनीति में ट्रेंड कर रहा था, लेकिन अब ये असहिष्णुता पति पत्नी के रिश्तों के बीच ट्रेंड कर रही है। 9 दिसंबर को बेंगलुरु में अतुल सुभाष ने 24 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा, पत्नी निकिता पर वीडियो गवाही दी और फंदा लगा लिया। फिर नए साल की पहली सुबह दिल्ली में पुनीत खुराना ने यही किया। 54 मिनट के वीडियो में पत्नी मनिका पर आरोप लगाया, जान दे दी। और अब आगरा के मानव शर्मा ने भी यही किया, पत्नी निकिता पर इल्जामों की गठरी रख दी और खुद की जिंदगी खत्म कर ली। अतुल सुभाष से लेकर मानव शर्मा के बीच देश में और भी मामले सामने आए, जिसमें वीडियो बनाकर सुसाइड करने का पैटर्न दिखा। 17 सितंबर को मुंबई में 33 साल के चार्टर्ड अकाउंटेंट संदीप पासवान ने फेसबुक लाइव के बाद खुदकुशी कर ली, मंगेतर और उसके माँ बाप को जिम्मेदार बताया। 8 नवंबर को मेरठ में सुभारती यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर दीपांशु शर्मा ने फंदा लगा लिया। सुसाइड नोट में लिखा, पत्नी की मुकदमेबाजियों से अब थक चुके हैं। 21 दिसंबर को एमपी के खंडवा में 37 साल के व्यक्ति ने जहर पीकर जान दे दी। उसके पहले 4 मिनट का वीडियो बनाया, पत्नी और ससुराल को जिम्मेदार बताया। आजकल पति पत्नियों पर जैसे आरोप लगा रहे हैं, जिस ब्लैकमेलिंग और झूठे मुकदमों से संरक्षण मांग रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के भी संज्ञान में है। 12 दिसंबर 24 को सुप्रीम बेंच ने बड़ी टिप्पणी भी की थी। कहा था, हिंदुओं में विवाह पवित्र संस्कार होता है, ये परिवार की नींव होता है, इसे कारोबार के तौर पर नहीं देखा जाए। गुजारा भत्ता कानून महिलाओं के कल्याण के लिए है, इसका उद्देश्य पति से जबरन वसूली करना नहीं है। गुजारे भत्ते का कानून पति को धमकाने, सजा दिलाने और उस पर हावी होने का साधन नहीं होना चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल है कि पति पत्नी के रिश्ते क्या अब कानून की डोरी से ही बांधे जाने के मोहताज हैं? क्या इसके लिए अच्छी पेरेंटिंग काफी नहीं? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या शराब और ड्रग्स जैसे अपवाद हटा दें तो ज्यादातर विवादों की नींव में 5 कारण दिखते हैं। वो है स्वभाव, आदतों, खर्चों में तालमेल न होना, अपनी इच्छाएं एक दूसरे के ऊपर थोपना, एक दूसरे की पसंद का सम्मान न करना, झूठ बोलना, आधा सच बताना आधा नहीं, बात बात पर तंज कसना, मजाक उड़ाना। ये भी देखा है कि सोशल मीडिया जो एक्सपोजर्स हैं, उसकी वजह से जो स्पाउस है वो ये चाहते हैं कि उनको वैसा ही लाइफस्टाइल मिले जो वो ऑनलाइन देख रहे होते हैं, या फिर उनकी वो एक्सपेक्टेशंस, उनका हस्बैंड ऐसा दिखना चाहिए, वो ऐसा करना चाहिए। वो जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो बहुत ज्यादा प्रेशर डालता है एक हस्बैंड पे। पति पत्नी की ये तनातनी तब है जब नए दौर में उनकी चॉइस हावी है, न कि परिवार की। कोर्ट कचहरी के चक्कर में वो भी हैं जिन्होंने अरेंज नहीं, लव मैरिज की थी। जॉब इनसिक्योरिटी होती है, या आजकल के ज़माने में जो हमें एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए वो नहीं होती है, और एक हस्बैंड को लगता है कि मुझे ही घर को देखना है या मुझे ही संभालना है, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं हस्बैंड्स में। बहरहाल इस खबर को उस मोड़ पर लाकर खत्म करते हैं कि संभल जाएं, क्योंकि घरों में बुजुर्ग अब बोलने लगे हैं कि इससे तो उनका जमाना अच्छा था, लड़का लड़की सीधे मंडप में मिलते थे, परिवार ही सब तय कर देता था और भरोसे पर रिश्ता उम्र भर टिकता था। खुदकुशी, अपनी जिंदगी खत्म कर लेना, ये किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। अपने आसपास आप देखेंगे तो खुद से ज्यादा दुखी दूसरों को पाएंगे। अगर कोई भी समस्या है, अपने आसपास के लोगों से बातचीत करें, परिवार वालों से मिलकर समस्या को सुलझाएं, ना कि जिंदगी को खत्म करें। और अब आज का जनहित मंत्र। मनुष्य सारे प्राणियों में इसीलिए सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि उसे बल के साथ बुद्धि और विवेक भी मिला है, ताकि वो जीवन का निर्माण कर सके। जीवन नष्ट करना सबसे आसान है, कठिन है जीवन का निर्माण करना। इसीलिए जीवन का सम्मान करें, उसे भरपूर जिएं और सार्थक बनाएं। इसी के साथ जनहित में आज के लिए बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।